हेलो एवरीवन, मैं रामजी द्विवेदी आज आपके लिए दिल्ली सल्तनत की व्याख्यानमाला में नया पार्ट लेकर आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया हुआ था, अब उसके आगे की कहानी बताते हैं। फिरोज शाह तुगलक की शासन सत्ता आप देखेंगे तो 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन चलता है। इन 37 वर्षों के शासनकाल के दौरान फिरोज शाह तुगलक कई नए कीर्तिमान स्थापित करता है और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त करता है। किंतु इस स्थिति को जानने से पहले हम इसके प्रारंभिक जीवन, कैसे इसको सत्ता मिली, सत्ता मिलने के बाद इसने किन किन समस्याओं का निराकरण किया और ऐसे क्या कार्य किए जिसके कारण इसको मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, या इसकी आलोचना करते समय जब इतिहासकार इसको औरंगजेब और सिकंदर लोदी जैसा पूर्वगामी शासक बताते हैं तो वो क्या कारण थे। इन सब पर आने से पहले थोड़ी सी पूर्व पीठिका पर बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 20 मार्च सन 1351 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक थट्टा पर अर्थात सिंध पे आक्रमण करने गया था तो वहाँ उसकी लगभग मृत्यु हो गई थी। अब उसी मृत्यु के बाद राज सत्ता किसको सौंपी जाए, इस पर प्रश्न और विचार विमर्श चल रहा था। तो उलेमा वर्ग और कई सरदारों ने फिरोज शाह तुगलक को सत्ता का उत्तराधिकारी बनाया। वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के वजीर ने सुल्तान के ही किसी तथाकथित पुत्र को शहंशाह अर्थात सुल्तान घोषित कर दिया। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि वो पुत्र जिसको शासन सत्ता दी गई थी, सुल्तान घोषित किया गया था, क्या वो वैधानिक उत्तराधिकारी था या फिरोज शाह तुगलक जिसको राज सत्ता मिली थी दिल्ली के जो सरदार थे और वहाँ का जो उलेमा वर्ग उनके समर्थन के द्वारा, वो वैधानिक उत्तराधिकारी था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अंततः फिरोज शाह तुगलक ही इस लड़ाई में जीता और 22 मार्च 1351 को वो अपना पहला राज्याभिषेक थट्टा सिंध में करवाता है और जब वो वापस दिल्ली में आता है तो अगस्त 1351 ईस्वी को उसका राज्याभिषेक दिल्ली में होता है। इस प्रक्रिया के दौरान बेसिकली अगर हम ध्यान देंगे तो कई इतिहासकार इस पर अपहरणकर्ता का आरोप लगाते हैं। उसमें से ही एक बुजले हेग हैं जो इसको राज्य का अपहरणकर्ता की संज्ञा देते हैं। ये संज्ञा आप समझ पाएंगे, जैसे मैंने पूर्व में बताया उत्तराधिकारी को लेकर के लड़ाई उसी के तहत ये है। हम उस डिबेट में ना पढ़ के आगे बात करते हैं। फिरोज शाह तुगलक का अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता रज्जब जो गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई थे और इनकी माता एक हिंदू राजपूत स्त्री जिसे बीबी जैला के नाम से भी जानते हैं, जो राजपूत शासक भट्टी शासक रणमल की पुत्री थी। ऐसे में फिरोज शाह तुगलक जो एक हिंदू स्त्री का पुत्र था, और ये केवल एकलौता नहीं, दिल्ली सल्तनत में आपको ऐसे कई शासक दिखाई देंगे जो हिंदू स्त्री से जन्मे थे, चाहे वो गयासुद्दीन तुगलक हो, चाहे आपका ये फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। और इन सभी शासकों ने लगभग खुद को सच्चा मुसलमान या मुस्लिम शासक को रिप्रेजेंट करने के लिए कई कठोर कदम भी उठाए और जो इस देश की तमाम प्रजा जो मुस्लिम धर्म को ना मानने वाली थी, जिसे एक तरीके से हम कहें हिंदू जनसंख्या, उस पर तरह तरह के अत्याचार किए गए इस शासनकाल के दौरान, जो किसी से छिपे नहीं हैं। आगे हम उस पर भी बात करेंगे। शासन सत्ता मिलने के बाद फिरोज शाह तुगलक के सामने कई विरासत में मिली समस्याएं मुंह बाय खड़े हुई थी। विरासत में मिली का तात्पर्य मोहम्मद बिन तुगलक या तुगलक डायनेस्टी में प्रारंभ से ही ऐसी समस्याएं प्रचलित थीं। वो समस्या क्या थी? आप देख रहे थे साम्राज्य का विघटन हो रहा था, कई विद्रोह हो रहे थे। साम्राज्य के जो सैन्य वर्ग, अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग थे, विद्रोह पर उतारू थे। कृषकों का विद्रोह हो रहा था और सबसे बड़ी बात, राज्य की अर्थव्यवस्था भी लगातार गिरती जा रही थी। इन सभी समस्याओं का जो अवतरण फिरोज शाह तुगलक को ताज के साथ ही मिला। इन समस्याओं को डील करने के लिए अर्थात इनसे निपटने के लिए
फिरोज शाह तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों की दृष्टि में आप देखेंगे तो उसने प्रशासनिक परिवर्तन की एक कड़ी ही प्रारंभ की। अब वो प्रशासनिक परिवर्तन क्या थे? आप प्रारंभ में देखें, जैसा कि मैंने बताया कृषकों के विद्रोह के संदर्भ में, तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम जो राज्य की तरफ से सोनधार, जिसे आप ऋण समझते हैं, जिसे आप तकावी ऋण भी समझते हैं, लगभग 2 करोड़ टन का वितरित कर दिया गया था। इनका विवरण निकाल करके सभी को ये कर माफ़ कर दिया गया, ताकि कृषकों पर अतिरिक्त जो बोझ है वो ना पड़े। इस कार्य के करने से राज्य को थोड़े बहुत क्षति तो हुई, किंतु इसने एक सस्ती लोकप्रियता भी प्राप्त की, जो एक तरीके से कह सकते हैं कल्याणकारी शासक के रूप में हो सकता है। जैसा वर्तमान में आप देखेंगे कई सरकारें कृषि लोन, जिसे हम लोग एग्रीकल्चर लोन या कृषकों को जो दिया गया आर्थिक पैकेज होता है उसको माफ़ करती हैं सरकारें। उसी प्रकार कुछ उस तरीके से भी आप फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए कार्य को देख सकते हैं। ये कृषकों की समस्या को डील करने का प्रयत्न किया। इसके साथ ही अगला जो वर्ग शुरू हुआ वो उलेमा वर्ग, अमीर सैन्य वर्ग जो थे उनको संतुष्ट करने का था। आप देखेंगे कि उलेमा वर्ग इस बात से बहुत नाराज़ थे कि राज्य संचालन में धर्म को एकदम निगलेक्ट कर दिया गया था, अर्थात पृथक कर दिया गया था, राजनीति और धर्म को एकदम अलग अलग। जैसे आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन सत्ता संचालन में धर्म को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया और अपने अकॉर्डिंग शासन सत्ता संचालित किया। वहीं फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ दूसरी नीति अपनाई। इन्होंने अपने शासन संचालन को शरीयत के अनुसार और पूरा इस्लामीकरण कर दिया, अर्थात उलेमा वर्ग की मान्यता को लेकर के इसने शासन को आगे बढ़ाया। और शायद इसके पीछे एक मजबूरी ये भी हो सकती है कि इसको शासन सत्ता भी इसी वर्ग के समर्थन के तहत मिली। ऐसे में ये एक तरीके का अपनी शासन सत्ता को सुदृढ़ करना और अपनी शासन सत्ता को वैधता प्रदान करने का भी एक उपाय हो सकता है। इसके तहत ही देखेंगे कि जब इस्लामी प्रक्रिया के तहत इसने राज्य का संचालन किया तो सर्वप्रथम इसने 24 प्रकार के जो कष्टकारी कर चल रहे थे उन सबको बैन कर दिया, अर्थात बंद कर दिया। और शरीयत के अनुसार जिन 4 प्रकार के करों की इजाज़त थी, केवल उन्हीं करों को ही आगे जारी रखा। वो 4 प्रकार के कर कौन थे? आपको पता है, जजिया कर जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, और ज़कात जो केवल मुस्लिमों से लिया जाता था, उनकी वार्षिक आय का 2 से 2.5% जो केवल मुस्लिमों के हितार्थ में ही खर्च किया जाता था वो पैसा। इसके अतिरिक्त एक युद्ध कर होता था जिसे आप खुम्स के नाम से जानते थे। इस खुम्स के संदर्भ में आपको बता दूं कि फिरोज शाह तुगलक के समय अलाउद्दीन आने से पहले अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने खुम्स के करों का जो बंटवारा था उसे बदला था। कैसे बदला था? पहले नियम ये था कि खुम्स का जो कर विभाजन है वो 4/5 हिस्सा सैनिकों को मिलता था और 1/5 हिस्सा आपको जो राज्य था उसको मिलता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने जस्ट इसका उल्टा कर दिया और अब अधिक मात्रा में धन राज्य को मिलता था और 1/5 हिस्सा जो धन का था वो सैनिकों में विभाजित होता था। किंतु फिरोज शाह तुगलक ने पुनः पुरानी पद्धति अपना दी और अब खुम्स का जो था वो 4/5 हिस्सा सैनिकों में वितरित किया जाता था और 1/5 हिस्सा ही राज्य के आय में जुड़ता था। इसके अतिरिक्त एक अन्य कर और भी था, खराज, जिसे भू राजस्व कर आप कहते थे। ये 4 प्रकार के कर ही प्रचलित थे। एक नवीन प्रकार का सिंचाई कर भी इसके समय लागू किया गया जिसे हब-ए-शर कहा जाता था, जो उपज का 10% होता था। सिंचाई के कर के संदर्भ में हम आगे बताएंगे कि ये किस प्रकार लगाया गया और ऐसा क्यों हुआ। इन करों का जो डिस्ट्रीब्यूशन था इसको अलग करने के बाद आप देखेंगे कि अपने प्रशासनिक कार्यों में सैन्य स्थिति को इसने बहुत ज़्यादा सुदृढ़ करने का प्रयास नहीं किया। वो कैसे? इसकी सैन्य विभाजन जो था वो बहुत ज़्यादा त्रुटिपूर्ण हो गया था। प्रशासन व्यवस्था भी एकदम चरमरा गई थी। सैन्य व्यवस्था में जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा हुलिया प्रथा, दाग प्रथा ये सब चालू किया गया था उसे बंद करवा दिया गया। नया नगद वेतन के जगह भूमि को पुनः बंटवा दिया गया। इसके साथ ही जागीर प्रथा जैसी प्रथाओं को भी इसने पुनः प्रचलित कराया।
आप देखेंगे कि प्रशासन को इसने इतना निष्क्रमण या निष्क्रिय बना दिया था कि हाल ये हो गया था कि जो सैन्य पद होते थे या जो जागीरें होती थी उनको वंशानुगत बना दिया गया था। इनका पूर्ण जो पहले निरीक्षण किया जाता था वो भी बंद हो चुका था, और यहाँ तक अगर कोई जागीरदार या सैन्य अधिकारी वृद्ध हो चुका है और वो सेवा में तत्पर नहीं हो सकता है तो अपने पुत्र, अपने दामाद या अपने किसी गुलाम को भी अपने बदले सर्विस में भेज सकता था। समझिए कि वो क्या प्रथा थी कि मान लीजिए आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हर कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी जुड़ी होती है। उस समय गवर्नमेंट जॉब ये सैन्य अधिकारी के रूप में होती थी। अब सरकार ये कर दे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका रिटायरमेंट नहीं होगा, अब वो हमेशा के लिए वंशानुगत हो गया है, और जब वो ये सेवा देने के लिए सक्षम नहीं हो तो अपने बिहार पे अपने पुत्र, दामाद, भाई, भतीजा जो भी कर सकता है वो कर ले। तो इस तरीके से प्रशासन में जो अकर्मण्यता शामिल हो जाएगी उससे प्रशासन साम्राज्य का विघटन होना तो लाजमी है, और ऐसी ही प्रक्रिया का सूत्रपात फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन में आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार को भी काफ़ी बढ़ावा मिला। एक विवरण इस प्रकार मिलता है कि एक जो सैनिक है वो अपने घोड़े को पास करने के लिए जब फिरोज शाह तुगलक से याचना करता है तो वो उसे एक टंका देता है और बोलता है इसे दे करके अपने घोड़े का पास बनवा लो। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जब एक शासक ही घूसखोरी, जिसे भ्रष्टाचार कहते हैं, खुद बढ़ावा देगा तो प्रशासन का क्या हाल होगा। इसी कारण आप देखेंगे कि जहाँ एक राजस्व का विवरण निकाला गया था ख्वाजा हिसामुद्दीन के अनुसार कि उसका विवरण 6 करोड़ 85 लाख टन का उसकी वार्षिक राजस्व आय थी, वहीं इसके सैन्य अधिकारी वजीर खां का जो कुल संपत्ति वो 13 करोड़ टन के थी। अब सोचिए कि एक सैन्य अधिकारी की आयु एक राज्य के राजस्व के सालाना आय से भी अधिक थी। इतनी प्रकार की संपत्ति एक दास के रूप में जिस व्यक्ति ने अपनी सेवा शुरू की हो, अकूत संपत्ति बनाई हो, तो इसमें किसी से कोई चीज़ छुपी नहीं कि ये संपत्ति किस बल पर और कैसे बनाई गई होगी। और जब ये संपत्ति कोई व्यक्ति विशेष के पास जाती है तो राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होना भी लाजमी है। अब इन सब दोषपूर्ण नीतियों के अलावा आप देखेंगे कि राज्य की राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के उपाय भी काफ़ी किए फिरोज शाह तुगलक ने। वो किस प्रकार? सबसे पहले तो फिरोज शाह तुगलक ने एक सर्वे करवाया, ब्यौरा निकलवाया, और उस ब्यौरा का जो जिम्मेदारी थी वो ख्वाजा हिसामुद्दीन को दी कि आप राज्य की आय व्यय का विवरण तैयार करें। ख्वाजा हिसामुद्दीन ने 6 साल के अथक प्रयास के बाद राज्य की सालाना आय का जो गणना की वो 6 करोड़ 85 लाख टन की निकली, और ये राजस्व आय थी। पहले मैं आपको इसका विवरण दे चुका था तो अननेसेसरी मैं उस तथ्य को पुनः नहीं लाऊंगा। इस आय का विवरण निकालने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए। उसमें से एक प्रयास था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगभग 1200 बाग लगाने का। इन 1200 बाग से जो उद्यान फसलों का क्रय विक्रय होता था उससे प्रति वर्ष 1,80,000 टंके की आय होती थी। इसके अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया, और इन नहरों के सिस्टम को बिछाने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 11 नहरें, और जिनमें से 5 ज़्यादा फेमस थी, उन नहरों का विकास आप देख सकते हैं। इसमें सबसे जो प्रमुख नहर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यमुना से लेकर हिसार तक लगभग 150 मील की लंबाई तक एक नहर निकलवाई गई थी। इसके अतिरिक्त आप सतलज नदी से लेकर के आप घग्गर तक एक नहर जाती थी जो 96 मील लंबी थी, और फिर घग्गर से लेकर सिरमौर की पहाड़ी तक ऐसी कई नदियों के जो प्रवाह थे उनको नहरों के रूप में मिलाकर दिल्ली शाही महल की जलापूर्ति, इसके साथ साथ हिसार और हांसी की सिंचाई व्यवस्था को भी समुचित रूप से कहते हैं प्रबंध करने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को दिया जा सकता है। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत के
नहरों के जाल विन्यास स्थापित करने का श्रेय दिया जाए तो ये गलत नहीं होगा। इस सिंचाई को जब आगे बढ़ाया तो इसने एक कर लगाया जिसे हबे शर्क शुभ कहा जाता था, जिसे आप सिंचाई कर भी समझ सकते थे, और ये उपज का 10% होता था। इन कार्यों के अतिरिक्त आप फिरोज शाह तुगलक के निर्माणकारी कार्यों को भी देखेंगे। निर्माता के रूप में भी फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों की स्थापना की। अगर हम फरिश्ता के अकॉर्डिंग देखें तो फरिश्ता हमें कई चीज़ें बताते हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 22 के आसपास मस्जिदें बनवाई गईं, लगभग 30 के आसपास स्कूलों का निर्माण कराया गया, 100 से ज़्यादा सरायों का निर्माण कराया गया, 20 के आसपास महलों का निर्माण कराया गया। ऐसे कई ही पुल, नहरें आप देख पाएंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण कार्य को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी। इसके अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक ने कई नवीन नगरों की भी स्थापना की। जैसे एक प्रमुख नगर उत्तर प्रदेश के जौनपुर में देखने को मिलेगा, जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने बंगाल अभियान के दौरान ही की थी। और ये जो नगर था ये अपने भाई जौना खां की स्मृति, और जौना खां आप जानते हैं कौन है, उलुग खां। अब उलुग खां कौन है ये भी आप जानते हैं। ये बेसिकली उपाधियाँ हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, तो उसकी स्मृति में इस नगर की स्थापना कराई। इसके साथ ही इसने फतेहाबाद, फिरोज़ाबाद, हिसार ऐसे कई महत्वपूर्ण नगरों की भी स्थापना की। इसने 5वीं दिल्ली कहने जाने वाले फिरोज़ाबाद की भी स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक इसके अतिरिक्त अशोक के 2 स्तंभों को भी दिल्ली लाया था। वो अशोक के स्तंभ, एक टोपरा जो आप हरियाणा के हिसार के पास देखेंगे, और एक मेरठ से लाया था। इन दोनों को दिल्ली में स्थापित कराया गया। इस निर्माण कार्य के अतिरिक्त फिरोज शाह तुगलक एक लोक कल्याणकारी शासक के रूप में भी जाना जाता है। उसने अपने कई कार्यों के माध्यम से परोपकार कैसे किया जाता है, किस प्रकार एक निरंकुश शासक, एक निरंकुश शासन भी परोपकारिता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, इसने कर दिखाया। कैसे आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले तो दीवान खैरात नाम के एक विभाग की स्थापना की। इस विभाग का कार्य होता था अनाथों, वृद्धों, विधवाओं और जो आर्थिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं उनकी सहायता करना। दीवान खैरात के बाद इसने रोज़गार दफ्तर का भी निर्माण कराया, जिसके तहत लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराया जा सके। इसके अलावा इसने दारुल सफ़ा नाम का एक अस्पताल भी बनाया, जिसमें लोगों को चिकित्सा जो निःशुल्क प्रदान की जा सके, इस प्रकार की सुविधा थी। इसके साथ ही इसने मुस्लिम जो पुत्रियां होती थीं या जो बेटियां होती थीं, उनके विवाह के लिए भी राज्य की तरफ से अनुदान देने का कार्य किया। इसके अलावा इसने दीवान बंदरगान की स्थापना कराई, जिसमें लगभग 1,80,000 गुलामों को रखने की व्यवस्था थी। इन गुलामों का 10 से लेकर 100 टन का लगभग वेतन था, और इन गुलामों में लगभग 18,000 के आसपास गुलाम कुशल शिल्पी थी। इसी के कारण इसने कारखाना पद्धति भी अपनाई और लगभग 36 प्रकार के नए कारखानों की स्थापना की, जिसमें ये सब कार्य कर रहे थे। इन कारखानों के माध्यम से भी राज्य की जो आय थी उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना कराई थी। इस प्रकार फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किए गए कई कार्य दिल्ली सल्तनत में अग्रगामी सिद्ध थे। अब फिरोज शाह तुगलक का जो सबसे विवादास्पद बिंदु है वो है इसकी धार्मिक नीति, उस पर बात करते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति में ऐसा क्या परिवर्तन था जिसके कारण आप देखेंगे कि प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार इसको कट्टर धर्मांध शासक और सिकंदर लोदी और औरंगजेब का पूर्वगामी कहते हैं। और क्या कारण है कि सिकंदर लोदी और औरंगजेब जैसी जो नीतियां बाद में देखने को मिलती हैं उसे पहले ही फिरोज शाह तुगलक ने अपनाई। आपको याद है इस व्याख्यान में मैंने पहले ही बताया कि फिरोज शाह तुगलक एक हिंदू स्त्री का पुत्र था। उसे सत्ता मिली तो उलेमा वर्ग और इन लोगों के सहयोग से,
ऐसे में फिरोज शाह तुगलक पे एक दबाव था जो इन उलेमा वर्ग का था, जिससे ये अपनी जो धार्मिक नीति है उसको निर्धारण करें। इसके पहले के शासक धर्म को पृथक कर दिए थे राज सत्ता की जो नीति थी उससे। अब वही नीति में परिवर्तन फिरोज शाह तुगलक ने किया। अब राज्य सत्ता का संचालन शरीयत के नियमों के अकॉर्डिंग होता था। उसका प्रमुख उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना। इसके तहत उसने कई प्रलोभनकारी नीतियों का भी अनुसरण किया, अर्थात धर्म परिवर्तन का भी कई बार उसने लोगों को नीतियां अपनाने का प्रयास किया, जैसे कि जजिया कर माफ़ कर दिया जाएगा अगर वो मुस्लिम धर्म को अपनाते हैं, और जो मुस्लिम धर्म को ना मानने वाली जनसंख्या थी उनकी जनसंख्या, जिन्हें ये लोग जिम्मी कहते थे। और यहीं तक ये नहीं रुका, इसकी धर्मांधता की सीमा तो यहाँ तक भी देखी जा सकती है जब एक मुस्लिम धर्म को हिंदू धर्म के लगभग बराबर कहने पे एक ब्राह्मण को जिंदा जलवा दिया गया था। इसके अतिरिक्त अभी तक ब्राह्मण धर्म जो जजिया कर से मुक्त, ब्राह्मण जो थे वो जजिया कर से मुक्त थे। वहीं फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया। ये जजिया कर आप जानते हैं, मैंने बताया था कि उन जिम्मियों से वसूला जाता था जो बेसिकली एक मुस्लिम राज्य में, मुस्लिम शासनकर्ता के राज्य में रहते थे, जो उनकी जान और संपत्ति के एवज में लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक यहीं तक नहीं रुका, उसने कई अपने अभियान, आप देखेंगे कि चाहे नगर कोट का मंदिर हो, चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, इन सबको विध्वंस किया और ख़ुद को मूर्ति भंजक कहलाने में उसे बहुत ज़्यादा, जो कहते हैं, हर्ष का अनुभव होता था। इसके साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने खुद को शासन वैधता के लिए खलीफा से 2 बार खिल्लत प्राप्त की। खिल्लत प्राप्त करने के साथ साथ आप देखेंगे कि इसने खुद को खलीफा का नायब कहा और अपने सिक्कों पर भी इसको उद्धृत करवाया। अपने सिक्कों पर ये स्वयं का और अपने पुत्र फतेह खां का नाम भी अंकित करवाता था। फिरोज शाह तुगलक अपनी धर्मांधता की नीति, जो एक असहिष्णु शासक के रूप में सामने आ रहा था, ये हो सकता है कि उस समय की एक मांग हो। मांग किस प्रकार, मैंने पहले ही बताया कि फिरोज शाह तुगलक जब सत्ता पर बैठा था तो उसका समर्थन उलेमा वर्ग ने किया, तो उस पर यह भी था कि उस वर्ग का वो समर्थन हमेशा प्राप्त करता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि वो शरीयत के अनुसार कार्य करे, शरीयत के अनुसार उलेमा वर्ग को राज सत्ता में प्रतिनिधित्व दे। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये कि वो खुद अपने आप को हीन समझता था। कैसे? क्योंकि वो एक हिंदू स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। एक वजह ये भी हो सकती है जिसके कारण उसने अपनी धार्मिक नीति को परिवर्तित किया हो। दूसरा, इन सब बिंदुओं को हटा करके आप एक बात समझ लीजिए कि धर्म का हमेशा ही इस्तेमाल शासन सत्ता और स्थिति को अपने अनुकूल, अपने अनुसार बनाने के लिए किया जाता है। सो फिरोज शाह तुगलक ने भी किया, इसमें किसी भी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो अभियान किए गए उनके संदर्भ में और जो विद्रोहों का दमन किया गया। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट करा दूं, फिरोज शाह तुगलक के दौरान कोई भी सैन्य अभियान साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं किया गया। जो भी अभियान किया गया उस साम्राज्य में उत्पन्न अव्यवस्था को सुधारने के लिए किया गया। चाहे वो बंगाल पे किए गए 2 अभियान हों, चाहे 1353 से 54 के बीच प्रथम अभियान या 1359-60 के पास जो बंगाल का द्वितीय अभियान था उसे देख पाएंगे। वहाँ पे दोनों अभियान में इसकी अकर्मण्यता हमें सिद्ध देखने को मिलती है। जब आप देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ये कहकर वो अपना घेरा उठा लेता है कि ऐसे कई किलों पर हम मुसलमान के एक बाल की भी हानि नहीं होने देंगे। ऐसी ढुलमुल नीति के साथ वो ना तो साम्राज्य विस्तार कर पाया, ना ही अपने विखंडित साम्राज्य को ही बचा पाया। बंगाल अभियान के दौरान उसने जहाजनगर उड़ीसा पर भी आक्रमण किया था और उस समय उसने वहाँ पर स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर को विध्वंस किया था। इसके अतिरिक्त इसका एक अभियान नगरकोट के पास दिखता है। नगरकोट वही था जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने आक्रमण किया था, किंतु वो अभियान खत्म हो चुका था। अब पुनः इनके द्वारा
अभियान किया गया और नगरकोट के मंदिर को भी ध्वंस किया गया, किंतु वहाँ से कई संस्कृत की पांडुलिपियों को लाया गया। इन संस्कृत की पांडुलिपियों को इसने फारसी में अनुवाद कराया। ये एक इसका प्रशंसनीय कार्य है। इसके मतलब पांडुलिपियों का फारसी अनुवाद करने का, ना कि वो जो पहले बताया। तो आप देख पाएंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैन्य अभियानों में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई अभियान नहीं किया जिससे शासन सत्ता का विस्तार हो, जबकि इसका साम्राज्य दिन पर दिन सिकुड़ता चला जा रहा था। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में अगर हम बात कहें तो इसको कई शासकों ने कई उपमाओं से विभूषित किया है। अब वो उपमाएं मैंने आपको एक तो उपमा बता दी। एक उपमा जियाउद्दीन बर्नी जो इसके समकालीन शासक हैं, इतिहासकार हैं, वो अपने समकालीन शासक को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहते हैं अपनी रचना तारीख़ फिरोज शाही में, और एक सच्चा मुस्लिम शासक भी कहते हैं मध्यकालीन दिल्ली सल्तनत के इतिहास में। ये तो इसकी जो अक्सर होता है, जिसका शासन होता है, उसकी हमेशा चापलूसी की जाती है, उसमें कोई नई बात नहीं है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये जो कार्य किए गए, इसके अलावा आप देखेंगे कि इसे मध्यकालीन भारत का एक कल्याणकारी निरंकुश शासक की भी उपमा दी गई है। फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल के दौरान बहुत प्रयास करता है दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व देने का, उसकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने का और साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करने का, किंतु इस गिरते हुए खंडहर को वो रोक ना सका। अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र फतेह खां को ये अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, किंतु इसके जीवन काल में ही फतेह खां की मृत्यु हो जाती है। फिर ये अपने दूसरे पुत्र जफ़र खां को नियुक्त करता है, जफ़र खां की भी इसके समय मृत्यु हो जाती है। ये अपने तीसरे पुत्र को नियुक्ति करता है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में अब फिरोज शाह तुगलक के जो कमज़ोर उत्तराधिकारी आते हैं वो लगभग 26 वर्षों तक शासन करते हैं, और इस 26 वर्षों शासनकाल के दौरान लगभग 5 शासक हमें देखने को मिलेंगे। एक गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है, जो 1388 से लेकर 1389 तक एक वर्ष के लिए शासन करता रहता है। इसके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं हुई, इसका विवरण भी हम आगे नहीं देंगे। अगला शासक जो है वो अबू बकर शाह है, जो 89 से लेकर 90 ईस्वी तक रहता है, जो भी अल्पकालीन समय तक रहता है, लगभग 1 माह तक। फिर आप देखेंगे कि नासरुद्दीन मोहम्मद नया शासक बनता है, जो 90 से लेकर 94 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद एक अन्य शासक अलाउद्दीन सिकंदर शाह देखने को मिलता है, जो 94 ईस्वी में ही शासन सत्ता पर आता है। फिर नासरुद्दीन महमूद नाम का शासक शासन सत्ता पर बैठता है, जो 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक शासन सत्ता पर काबिज रहता है। दिल्ली सल्तनत और ख़ासकर तुगलक राजवंश का ये अंतिम शासक है। इसी के शासनकाल के दौरान जौनपुर में एक अलग डायनेस्टी मलिक सरवर ने स्थापित की, जिसको सरकी डायनेस्टी कहा जाता था, और इस जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था, और इन मलिक सरवर को मलिक उस शक की उपाधि दी गई थी। इस प्रकार देखेंगे कि तुगलक साम्राज्य अपने अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण पतन की ओर अग्रसर हो गया। तुगलक साम्राज्य को हम वजारत का चरमोत्कर्ष देखते हैं। इसके समय वज़ीरों की जो शक्ति थी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसी में एक ख़ास वज़ीर जिसका नाम था, आप देखेंगे कि उसको ख्वाजे जहाँ की उपाधि दी गई थी, अर्थात विश्व का स्वामी। और ऐसे कई वज़ीर थे जिनको इस प्रकार की चीज़ों से विभूषित किया गया। तो तुगलक डायनेस्टी में शासक की जो शासन सत्ता थी वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, और यही एक कारण था कि तुगलक राजवंश अपने ढलते हुए किले को संभाल नहीं पाया और पतन की ओर अग्रसर हुआ। आगे आने वाले 2 वर्षों में देखेंगे कि किस प्रकार शासन सत्ता के लिए संघर्ष होता है, और वहीं खिज्र खां 1414 ईस्वी में सैयद डायनेस्टी की नींव डालता है। अगले पार्ट में हम बताएंगे इसके बारे में। धन्यवाद।